हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजीव और आप सभी का स्वागत है एम्स एकेडमी पर। तो आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज सेट्स। सेट्स क्या है उसको डिस्कस करने से पहले हमारा एक गोल रहेगा। गोल बड़ा सिंपल है, 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ सकते हैं, उसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करा दी। फर्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया है किस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप बड़े ही आराम से 95 प्लस इवन 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर आ सकते हैं। और जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिली जाएंगी। पहले फोकस करेंगे अपनी एनसीईआरटी पर, फिर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो रेगुलरली आपके एग्जाम में आते हैं उसकी वीडियोज़ भी आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ सेट्स। सेट्स में अभी जो आपको पढ़ना है अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए वो है सेट्स होते क्या हैं वो एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। किस तरीके से हम सेट्स को लिखते हैं, किस तरीके से बुक्स में लिखा हुआ होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेट्स की। सेट का मतलब होता है कलेक्शन। सेट का क्या मतलब होता है? कलेक्शन। जैसे हम बोलते हैं ना 4 रूम सेट, इसका मतलब कलेक्शन ऑफ 4 रूम्स। या फिर हम बोलते हैं हम 12 नोटबुक्स का सेट लेकर आ गए, इसका मतलब कलेक्शन ऑफ 12 नोटबुक्स। सो बेसिकली सेट का मतलब होता है कलेक्शन। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां पर कितनी बेंचेस हैं, तो वो क्या है? कलेक्शन ऑफ बेंचेस। आपके पास कितनी बुक्स हैं, वो क्या है? कलेक्शन ऑफ बुक्स। लेकिन जो हमें कलेक्शन पढ़ना है वो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, पहले वो समझिए। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, सबका आंसर सेम रहेगा, तब वो वेल डिफाइंड होगा, अदरवाइज वेल डिफाइंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक बताइए, तो आप बताएंगे सर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब ये क्वेश्चन मैं किसी से भी दुनिया में पूछ लूं, सभी का आंसर क्या रहने वाला है? सेम। इसका मतलब ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये एक सेट है, वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करे, जैसे कि मैं आपसे पूछूं 5 बेस्ट क्रिकेटर्स, अब इस केस में कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा रोहित शर्मा, कोई बोलेगा भाई बुमराह, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। यहां पर पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करेगा। समझ आ रही बात है? नहीं, पर्सन टू पर्सन यहां पर आंसर वेरी करेगा। कोई किसी प्लेयर को पिक करेगा, कोई किसी को प्लेयर पिक करेगा, कोई किसी प्लेयर को पिक करेगा, लेकिन सबका आंसर क्या रहेगा? सही। भाई किसी बंदे ने बताया मेरे 5 बेस्ट प्लेयर्स ये हैं, फिर आपने बताया, फिर आपने बताया, फिर आपने बताया, तो सबका आंसर अपने अकॉर्डिंग सही है। अब अगर इसको मैं दे दूं मैथ्स के एग्जाम में, फिर तो सबका आंसर ही सही होगा, किसी का गलत होगा ही नहीं। इसका मतलब हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जिसमें सभी का आंसर क्या रहता है? सेम। जैसे कि एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अगर बोलता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स स्टार्टिंग विद लेटर जे से शुरू होने वाले मंथ्स बताइए, तो आप बोलोगे सर जनवरी, फिर जून और फिर जुलाई। अब ये क्या है? ये है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो यहां पर लिखे हुए हैं, इनको या तो बोला जाएगा एलिमेंट्स या बोला जाएगा ऑब्जेक्ट्स। दोनों में से कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं जो वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे मैं आपसे पूछूं मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ, अब कोई बोलेगा टाइगर, कोई बोलेगा स्नेक, किसी को छिपकली से बहुत डर लगता है, और लड़कियों तो कॉकरोच से ही जान निकल जाती है ना? तो इसका मतलब यहां पर मोस्ट डेंजरस जो एनिमल है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। कुछ लोग तो शेर के साथ में खेलते हैं, आपने देखा होगा वीडियोज़ वगैरह में, तो उन्हें तो डर ही नहीं लगता। हमारी तो जान निकल जाएगी अगर हमारे सामने आ गया तो
किसी को स्नेक से डर लगता है, ठीक है। तो यहां पर पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी कर रहा है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। द टर्म सेट इज सिनोनिमस विद द टर्म कलेक्शन एंड क्लास। किसी भी चीज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट। एलिमेंट का क्या मतलब है? कोई भी क्वेश्चन का जो मेंबर है, जैसे कि मैंने एक सेट लिया जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद लेटर जे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में, बताओ ये सेट है या नहीं है, तो आपको सिंपली माइंड में ये सोचना है क्या ये आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा या नहीं करेगा। अगर वेरी नहीं कर रहा है तो वो वेल डिफाइंड है, अगर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है तो फिर वो वेल डिफाइंड नहीं है। समझ गए? अच्छा, कहीं पर भी मैथ्स की बुक में आज के बाद बोल्ड लेटर में एन नजर आएगा, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स में आ जाता है 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? इन्फिनिटी। होल नंबर्स को कहीं पर भी अगर मुझे होल नंबर लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? W। इंटीजर्स के लिए Z। इंटीजर्स टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो कहीं पर भी Z प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, और कहीं पर भी अगर Z माइनस लिखा हुआ है तो फिर नेगेटिव इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स भी अगेन टू टाइप्स के होते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें। रैशनल नंबर भी टू टाइप्स के होते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे छोड़ेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ोगे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर तब आपको समझ में आएगा क्या फंडा है। बस इतना समझ लो कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर है तो वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, जो कि आज तक आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। इसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम किससे डिनोट करेंगे? आर से। तो ये जो सिंबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे सिंबल्स हम यूज करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और बाकी सारे चैप्टर्स में भी, ठीक है। अब रियल नंबर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कुछ सिंबल्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे कि पहला सिंबल जो है वो है बिलोंग्स टू। क्या है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का क्या मतलब है जरा समझिए। कोई भी आपको एक सेट दिया होगा, अभी लिखकर समझाऊंगा क्या मतलब है इसका, अभी तो ऐसे समझ लो। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि 3 इस सेट में प्रेजेंट है या नहीं, तो आपको दिख रहा होगा 3 है, इसका मतलब 3 बिलोंग्स टू ए। और अगर ये बिलोंग, जैसे मैं पूछूं 7, तो आप बोलोगे सर 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इस सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन। क्या होता है? एप्सिलॉन। तो अगर बिलोंग नहीं करेगा तो आप कैसे लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट। नॉट के लिए हमें क्या करना होता है? ऐसे कट लगा दो, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग। और इस तरीके से हम लिखते हैं डज नॉट बिलोंग। बेसिकली 3 इस सेट में प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू ए, 7 यहां पर प्रेजेंट नहीं है तो 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। फिर एक हम सिंबल यूज करने वाले हैं, क्या? देखो ब्रैकेट्स का बहुत यूज है। एक होते हैं, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट्स या ओपन ब्रेजेस। ओपन ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रेजेस बोलते हैं। फिर क्या है आपका? ये है आपका क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट्स। फिर क्या है आपका? इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स या फिर कर्ली ब्रेजेस, ठीक है। फिर एक सिंबल यूज होने वाला है
सच दैट, देखो ऐसे 2 डॉट्स या फिर एक बार, ऐसे 2 डॉट्स या फिर एक बार लिखा हुआ होगा, तो इसको हम रीड करेंगे सच दैट। क्या रीड करेंगे? सच दैट। कहां पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि 2 डॉट्स या एक बार आपको नजर आए, समझ जाना उसके लिए हम क्या यूज, किसके लिए यूज कर रहे हैं? सच दैट के लिए यूज कर रहे हैं। अभी जब हम सेट्स लिखेंगे आगे तो बताऊंगा कि कैसे यूज होगा। एक सिंबल और, ये होता है फाई। क्या होता है? फाई। ये सिंबल हम यूज करेंगे एम्प्टी सेट के लिए, ठीक है। सो बेसिकली यही कुछ सिंबल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ब्रैकेट्स के बारे में बता दिया। और कुछ बचा है? बस इतना इनफ है। अब बात करेंगे किसकी? नोटेशंस की। नोटेशंस जरा ध्यान दीजिएगा। वी यूज फॉलोइंग नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी while working with sets. belongs to, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना belongs to, जैसे कि कोई सेट है A, यहां पर है A B C D, बताओ क्या A यहां पर प्रेजेंट है? हाँ जी है। तो आप लिखोगे A belongs to A, और इतना बड़ा ना लिखकर आप उसके लिए एक सिंबल यूज करो, एंड दैट इज एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर सिंबल यूज किया जाता है। ये है आपका एप्सिलॉन का सिंबल। और अगर बिलोंग नहीं करता है, बिलोंग नहीं करता है, इस सिंबल का नाम क्या है? एप्सिलॉन। और अगर बिलोंग नहीं करता है तो फिर हम क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? ये चीज़ मैंने आपको इसीलिए पहले समझा दी क्योंकि ये तो इतना लंबा चौड़ी पूरी डेफिनेशंस लिखी हुई है, अगर आप पढ़ोगे तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू पहले ही समझा दिया। अब आ जाइए रिप्रेजेंटेशन पे। अब है मेन चीज आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट का क्या मतलब है? अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग 2 फॉर्म्स। पहला है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन पहले हम रोस्टर फॉर्म को डिटेल में समझ लेते हैं क्या है फंडा। इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट अ सेट बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स of the set. The element are being separated by commas and enclosed within braces. क्या मतलब है? जरा समझिए इसको पहले। अगर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, पहली बात याद रखना, अ सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे किसी भी सेट को। वो क्या कह रहे हैं? यहां पर जितने भी नंबर्स हैं उनको पहले आप लिखिए। तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 1 क्या होंगे और 6 क्या होंगे? 1 2 3 4 5 यही होंगे। वो क्या कह रहे हैं? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, फिर लिखा हुआ है सेपरेटेड बाय कॉमास। इनको सेपरेट करने का तरीका क्या है? इनके बीच में लगा दो कॉमास, और उसके बाद क्या कह रहे हैं? एनक्लोज विद इन ब्रेसेस, और इसको क्लोज कर दो किसमें? ब्रेसेस में। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर वो आपसे कहें कलेक्शन ऑफ या फिर लिस्ट ऑफ ऑल दी अल्फाबेट्स इन ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में कितने अल्फाबेट्स हैं उनका आपको सेट लिखना है। तो एक तो ट्रिग्नोमेट्री में आता है टी, फिर आता है आर, फिर आता है आई, फिर आता है जी, फिर आता है ओ, फिर आता है एन, फिर आता है ओ। लेकिन अब आप ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आपसे ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग नहीं पूछ रहे, वो अल्फाबेट्स पूछ रहे। और याद रखना सेट में एक
एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आ सकता है, एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो O ऑलरेडी आ चुका है, तो O आप दोबारा नहीं लिखेंगे, M लिखेंगे, E लिखेंगे, T ऑलरेडी आ चुका है, R ऑलरेडी आ चुका है, Y अभी नहीं आया। तो आपने पहले क्या किया, लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स, और उनके बीच में क्या लगाइए आप, सेपरेटेड बाय कॉमास। और फिर क्या किया जाता है, इनक्लोज विद इन ब्रेसेस। ये होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, या अगर हम ये कहेंगे कि ये है हमारी रोस्टर फॉर्म। क्या है, रोस्टर फॉर्म। इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। समझ गए? कुछ रिमार्क्स देख लीजिए। सेट्स में अगर अल्फाबेट्स को या नंबर्स को आगे पीछे लिख दिया जाए उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैथ्स में जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं वो MATHS, अगर आप इसको आगे पीछे लिख देंगे तो सेट जो है वो सेम ही रहेगा, सेट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी। जैसे बुक को अगर आप लिखेंगे तो BOK लिखेंगे, BOOK नहीं लिखेंगे, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाएगा। समझ गए? ये कुछ बेसिक रिमार्क्स हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने लिखा था एक एग्जाम्पल, जैसे कि 1 2 3 4 5, ध्यान समझना, ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म। अब इसी चीज को अगर वो बोले कि आप क्या कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में। या फिर एक और एग्जाम्पल, इससे बेटर एग्जाम्पल लेते हैं। चलो 0 2 4 6 8 10, ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। क्या है, इवन नंबर्स। तो इसको आपको लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप कैसे लिखोगे, x सच दैट x क्या रिप्रेजेंट करता है, इन एलिमेंट्स को। x सच दैट x इज इक्वल टू, क्या ये एलिमेंट्स किसी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं? यस, ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स कैसे होते हैं, 2n होते हैं। तो x सच दैट x एक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, दैट इज 2n, वेयर n, मतलब ये जो n है उसकी वैल्यू क्या है, एक होल नंबर से ली गई है। किससे ली गई है, होल नंबर से। क्योंकि जब आप 0 पुट करोगे तभी 0 आएगा, फिर जब आप 1 पुट करोगे तब 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 3 पुट करोगे तो 6 आएगा। एंड यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप वैल्यू कहां तक पुट कर सकते हो, जहां से 10 तक आ जाए। तो यहां पर जो n की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है। क्या है, लेस देन इक्वल टू 5। तो जब आप एलिमेंट्स को इस तरीके से स्टेटमेंट में लिख देते हो, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यही चीज इंपॉर्टेंट, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। यहां पर वेयर है, क्या है, वेयर। बताओ समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देखो। जैसे कि वो बोलते हैं भाई 1, फिर लिख दें 4 9 16 25 36। क्या किसी प्रॉपर्टी को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? हाँ जी, किसी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या आप? ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर और ये है 6 का स्क्वायर। तो मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x सच दैट x, आप चाहे यहाँ पे बार भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। और रीड कैसे करते हैं, x सच दैट x। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, चाहे तो डॉट्स यूज़ करें, या इसको क्या बोलते हैं, कॉलन। क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलन। और इसको क्या बोलते हैं, बार। इसको क्या बोलते हैं, बार। ठीक है, x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। भाई n का स्क्वायर, आपको देखना यह है कि वैल्यू ऊपर चेंज हो रही है या नीचे चेंज हो रही है।
जहां पर वैल्यू चेंज हो रही है वहां पर हम n पुट करते हैं, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू, कहां से, देखो नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 से शुरू हुआ है, इसका मतलब नेचुरल नंबर, एंड कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या, यस, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जब आप ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी प्रॉपर्टी। वो क्या है इसकी प्रॉपर्टी? अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन दिस फॉर्म वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय यूजिंग सिंबल x। तो हम डिस्क्राइब करते हैं किससे? सिंबल यूज करके x, विच इज फॉलोड बाय कॉलन। उसके बाद क्या लगाया जाता है? कॉलन, या फिर हम बोले सिंबल, ठीक है, या फिर वर्टिकल बार, जैसा कि मैंने यहां पर यूज किया था। और इसको रीड करते हैं एज सच दैट, रीड एज सच दैट। इसको कैसे रीड करते हैं? तो मतलब x सच दैट x, देन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी possessed बाय द एलिमेंट्स। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पजेस कर रहा है उसको, जैसे ये 2n, 2 के मल्टीपल्स थे तो मैंने 2n लिख दिया, यहां पर n के स्क्वायर थे तो n स्क्वायर लिख दिया ऑफ द सेट, एंड इंक्लूज द होल डिस्क्रिप्शन। जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको आप क्या कर लीजिए? विद इन ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए, तब वो बन जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। बताओ बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। कट रहा है क्या? ठीक है, अब आ जाइए, ये क्वेश्चन जरा देखो। वो कह रहे हैं राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन सेट बताना है, और वो भी किस में? रोस्टर फॉर्म में। तो इसके आप फैक्टर्स निकालिए। क्या कीजिए? फैक्टर्स। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स या 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूं मैं। फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है? x, फिर क्या है? x प्लस 2। यहाँ पर क्या है? माइनस 1 x प्लस 2। फिर क्या है? x प्लस 2 कॉमन है, और फिर क्या बचा? ये कॉमन आ गया। क्या बचा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू, भाई देखो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, तो या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1। बताओ बात समझ में आ रही है? तो इन रोस्टर फॉर्म कैसे लिखोगे? इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे कैसे? देखो जो इस तरीके से 2 नंबर्स है ना, इन दोनों नंबर्स को ऐसे लिख दो, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। आगे बढ़े। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन। वो कह रहे राइट दी सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एंड x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 40। मतलब x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x का जब आप स्क्वायर करोगे तो लेस देन क्या होना चाहिए? 40 इन रोस्टर फॉर्म। तो देखो अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1। 2 का करोगे तो 4, 3 का करोगे तो 4 का करोगे तो 5 का 25 और 6 का 36, 7 करोगे तो 49 हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं वो? एक्स स्क्वायर लेस देन 40, मतलब वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखिए जिनका स्क्वायर करने के बाद 40 से कम रहती है वैल्यू। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 विच इज लेस देन 40, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 विच इज लेस देन 40, 3 का स्क्वायर करोगे वो भी लेस देन 40।
तो ये सारे के सारे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर क्या होगा लेस देन 40, और ये सारे के सारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर हो रही बात यानी। अब ये प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको क्वेश्चन पहले ही करा दिया है। वो क्या कह रहे हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे भाई, x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है यहां पर, देखो जरा, नहीं ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज, बस इस बार यहां पे लेस देन और इक्वल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको जरा समझने की कोशिश करो। वो कह रहे हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैं क्या देख रहा हूं, ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, मतलब ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, मतलब ऊपर जो भी है उससे ज़्यादा एक नीचे है, ऊपर जो भी है उससे एक ज़्यादा नीचे, जो भी ऊपर है उससे एक ज़्यादा नीचे है। तो अगर ऊपर n हुआ तो नीचे क्या होगा, n+1। कितनी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहां पर रिस्ट्रिक्शन भी है, n इज इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 6, और इसको किस में बंद कर देना है, करली ब्रेसेस में। इस तरीके से अगर आप ये प्रॉपर्टी पहचान पाते हो तो आपके लिए बाकी सब कुछ सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो जरा, वो आपसे कह रहे हैं मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उनको आपको क्या करना है, मैच करना है। अभी बड़ा ही सिंपल है, ये तो देखो प्रिंसिपल से मैच हो रहा है। अब अगर x सच दैट x अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ डिवाइजर ऑफ 18। 18 के डिवाइजर कौन कौन से हैं भाई, ये सारे के सारे 18 के डिवाइजर है, नहीं हाँ 1 से डिविजिबल है, 2 से, 3, 6, 9 एंड 18, तो ये इससे मैच कर रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है उधर जाकर प्लस, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, और जब भी स्क्वायर रूट लगता है प्लस माइनस में वैल्यूज आती हैं, तो यहाँ पे +3 और -3 मतलब ये वाला। अब लास्ट वाला तो सॉल्व करने की ही ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही मैच हो जाएगा, और आपको समझ में भी आ रहा है ये प्लस में उधर जाकर माइनस, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां से आपको सेट्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअल में सेट्स कहते किसको है और कौन से सेट्स के बारे में हमें पढ़ना है। जरा ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर J। वो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। तो ये एक सेट है, आप लिखोगे एज इट इज वेल डिफाइंड। क्या लिखोगे, एज इट इज वेल डिफाइंड। The collection of 10 most talented writers। 10 most talented writers में भाई आपका बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, लेकिन हो सकता है आपके पड़ोस में कोई लड़का हो या लड़की हो जिसकी आपको राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। अब राइटिंग का मतलब हैंड राइटिंग वाली नहीं, ठीक है, राइटर्स जो होते हैं लिखने वाले, पोएम वगैरह, पोएट्री वगैरह, वो तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन आंसर जो है वेरी करेगा। किसी को कोई पसंद होगा, किसी को कोई पसंद होगा, किसी को अपने घर के आसपास कोई इंसान है जो पोइट्री लिखता है वो बहुत पसंद होगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, भाई ये भी नहीं है, क्योंकि आप देखते हो जितनी बार इंडियन टीम सेलेक्ट होती है उसको भी चेंज कर देते, नहीं ये बढ़िया है, नहीं ये बढ़िया है, नहीं ये बढ़िया। हर बार 11
प्लेइंग 11 जो है वो मोस्टली चेंज हो जाती है नहीं हो जाती है। तो अगर बेस्ट बैट्समैन का पता होता तो हम वही सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। भाई एक बात बताओ, आपकी क्लास में कितने लड़के, क्या पूरी दुनिया को पता है? नहीं पता। लेकिन अगर पूरी दुनिया को लाकर आपके क्लासरूम में विजिट कराया जाए और बताया जाए कि इस रूम में इतने इतने स्टूडेंट्स हैं, तो क्या अब पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी करेगा? नहीं, अब सबका आंसर क्या होगा? सेम रहेगा। इसका मतलब ये क्या है? एक वेल डिफाइंड सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ऑब्वियस बात है, किसी से भी पूछ लो, पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी नहीं करेगा। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं वो फिक्स्ड है भाई, 10, 12, 20, 25 जितनी भी लिखी होंगी वो फिक्स्ड है। और पूरी दुनिया में आप पूछो क्या सब बता पाएंगे? आप ही नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर पूरी दुनिया को के लोगों को ये बता दिया जाए कि मुंशी प्रेम जी ने इतने नॉवेल्स लिखी हैं और फिर आंसर पूछा जाए, तो सबका आंसर सेम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये भी क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। भाई किसी से पूछ लो, इवन इंटीजर्स तो सेम रहेंगे सभी के, तो ये भी एक वेल डिफाइंड है। तो रीजन क्या करोगे? जस्टिफाई और आंसर में क्या लिखोगे? एज इट इज वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आप गिन लो भाई, आप गिन लो और आप इस दुनिया में सारे लोग आकर आपके मैथ्स के क्वेश्चंस गिन लें और फिर सबसे आंसर पूछा जाए तो सबका आंसर सेम ही रहेगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई किसी को किसी से डर लगता है? कुछ लोग स्नेक को हाथ से पकड़ लेते हैं, हमें स्नेक से बहुत डर लगता है, काट लिया तो मर जाएंगे। तो यहां पर पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करेगा। इधर आ जाओ, ये जरा देखो 1 2 3 4 5 6, 5 क्या यहां प्रेजेंट है? यस, तो 5 बिलोंग्स टू ए। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिंपली आपको बताना है बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इतना आसान है। ये देखो जरा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इनको। किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। वो कह रहे हैं x सच दैट x इज एन इंटीजर, x की वैल्यू -3 के इक्वल या बड़ी हो और 7 से छोटी हो। भाई -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? लेस देन 7। 7 से छोटी होनी चाहिए, 7 के बराबर भी नहीं हो सकती है। बी नेचुरल लेस देन 6, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। थर्ड पे आ जाइए जरा, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नंबर होना चाहिए और उन 2 डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो देखो 1 और 7 इन दो, ये 2 डिजिट नंबर है और इसका सम कितना होगा? 8। फिर कितना होगा? 2 और 6, फिर कितना होगा? 3 5, फिर कितना होगा? 4 4, फिर कितना होगा? 5 3, फिर कितना होगा? 6 2, फिर कितना होगा? 7। यहाँ तक तो बच्चे सही से कर लेते हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं वो 80 को छोड़ देते हैं। 80 इज ऑल्सो अ 2 डिजिट नंबर हुज सम ऑफ द डिजिट इज 8। तो ये आंसर है, ठीक है। अब आ जाइए फोर्थ पर, डी, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60।
प्राइम नंबर होने चाहिए और 60 के डिवाइज़र होने चाहिए। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और क्या हो गया, बस यही है भाई, 2 3 5, हाँ बस 3 प्राइम डिवाइजर्स। फिफ्थ पे आ जाइए, दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी ट्रिग्नोमेट्री। ये मैंने करा दिया, ये आप खुद से करोगे, ये पहले भी करा दिया मैंने। अब आ जाओ सिक्स्थ पे, दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन बेटर। तो क्या आ जाएगा भाई, बी आ गया, ई आ गया, टी आ गया, आर आ गया। समझ गए? अब ये देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहे राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला केस, अगर आप देखें तो ये 3 के मल्टीपल्स है। क्या है? 3 के मल्टीपल्स। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। 2 के मल्टीपल थे तो मैंने 2n लिखा, 3 के मल्टीपल है तो 3n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। भाई 4 तक पुट करोगे तब 12 आएगा। ये वाला जरा देखो, सेकंड वाला, 2 4 8, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ये 2 की पावर n है, क्योंकि जब आप 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 3 पुट करोगे तो 8 आएगा, 4 पुट करोगे तो 16 आएगा। इसका मतलब 2 की पावर n फॉर्म कर रहा है ये, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 तक है। अब ये 5 की पावर n है, ये 5 की पावर 1 2 3 4, ये खुद से करोगे। ये तो क्या है, इवन नंबर से तो बड़ा आसान है। ये वाला क्या है, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया था। देखो x सच दैट x, देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, मतलब n का स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, आगे बढ़े। ये वाला जरा देखो, ये क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहे हैं x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इस पर आ जाइए, x सच दैट x इज एन इंटीजर। ये देखो जरा, x की वैल्यू -1/2 से बड़ी होनी चाहिए एंड 9/2 से छोटी। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। 0.5 और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4.5। वो कह रहे हैं इंटीजर, इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। तो अगर आप 0.5 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो डायरेक्टली आपको मिलेगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4। 4.5 से छोटे नंबर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन 4.5 से जस्ट छोटा इंटीजर 4 होता है। यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर भी बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। वो कह रहे हैं ऐसे नंबर बताओ जिनका स्क्वायर जो है, इंटीजर पूछ रहे हैं वो, जिनका स्क्वायर जो है वो या तो 4 के इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो देखो ऐसे कौन कौन से हैं। अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँ तो मुझे 4 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करूँ तो 1, 0 का स्क्वायर करूँ तो 0, 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर तो ये वो सारे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर क्या है, 4 है। अब x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में भाई क्या क्या आ जाएगा, LOYA, बस L नहीं आएगा क्योंकि L 2 बार रिपीट हो जाएगा अगर आपने लिख दिया तो। अब ये देखिए जरा, वो कह रहे हैं x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो हमने ये वाला सीखा हुआ है भाई, जनवरी फरवरी। देखो जरा, एक तो क्या हो गया भाई फैब, फिर मार्च, फिर अप्रैल,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर बाद में क्या आएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर नवंबर, ये आते हैं। ये वो सारे के सारे मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। जून, जुलाई, अगस्त आएगा। जून, अरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त दोनों 31 होते हैं। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। F, X such that X is a consonant in the English alphabet preceding K। एक होते हैं वॉवेल्स A, E, I, O, U। ये किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्सोनेंट्स की। तो कौन कौन से होंगे? ये होगा A, फिर B, A नहीं होगा, सॉरी A नहीं होगा, A तो वॉवेल्स में है। B, C, D, E नहीं होगा, F, G, H, I नहीं होगा, J, बस ये सारे के सारे आएंगे जो K से पहले के कॉन्सोनेंट्स हैं। समझ गए? नेक्स्ट ये वाला बचा है मैचिंग। भाई जरा देखो, x such that x is a prime number and a divisor of 6। प्राइम नंबर होना चाहिए एंड डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए। तो सेकंड, x such that x is an odd natural number less than 10। तो ऑड भी होने चाहिए, नेचुरल नंबर भी लेस। ये मैथमेटिक्स के लिए है ही, फिर बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, तो अपने आप ही सी से मैच कर जाएगा। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम मूव करेंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ।